हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 6 टू 12 पॉलिटी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी सीरीज़ को कंप्लीट। हम अपने इसमें क्लास 6 टू 12 जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स है उनको सबको कंप्लीट करेंगे। तो हमने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10th और क्लास 11th के भी 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर किसी ने भी मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारे क्लासेस के अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बने हुए हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर 6 जुडिशरी। जैसा कि आपने अपने मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस में देखा कि हमने 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ने थे। ठीक है, गवर्नमेंट के कौन से मेन ऑर्गन्स होते हैं? तो गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है। तो अगर आपको उसको अच्छे से समझना हो तो आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिएगा। आज हम पढ़ेंगे जुडिशरी, लेकिन हम अपना चैप्टर 6 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी कि अगर किसी भी बच्चे को क्लास 6 टू 12 किसी भी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी के नोट्स परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। या आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर 6 जुडिशरी। तो थोड़ा सा हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन हमें क्या बोलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप मतलब इन चीज़ों को समझने में काफ़ी आपको मदद मिलेगी। वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें हैं द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि जो अभी तक हमने चैप्टर्स में बात की कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो हम लोग वही देखेंगे कि जुडिशरी के इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है। ठीक है, काफ़ी डिटेल में देखेंगे। द रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग आवर राइट्स, और हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने में हमारी इंडियन जुडिशरी का क्या रोल होता है, क्या वर्क होता है। द रोल ऑफ द इंडियन जुडिशरी इन इंटरप्रिटेटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंडियन जुडिशरी का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी किस तरीके से इंटरप्रिटेट कर सकती है, क्या उसका रोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करने में, हम ये भी देखेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारी पार्लियामेंट और जुडिशरी में क्या रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं हमारी जुडिशरी जो तीनों ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, उनका हमारे जुडिशरी से कैसा रिलेशनशिप है। ठीक है, तो हम ये चैप्टर पढ़ने के बाद इन चीज़ों को आप समझने में क्या हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगा। ये जो चीज़ें, इसलिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी होता है ताकि आपको पता चल जाए कि आप ये पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। वाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अभी तक हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो हमारे को ज़रूरत क्यों पड़ा इंडिपेंडेंट जुडिशरी का, हमें ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ा। ठीक है, तो हम वो पढ़ेंगे। इन एनी सोसाइटी डिस्प्यूट्स। ठीक है, आप लोग देखते होगे, आप कोई भी सोसाइटी में रहो वहाँ डिस्प्यूट्स होते ही होते हैं। ठीक है, मतलब मतभेद, लोगों में डाइवर्सिटी होती है, वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग सोचते हैं, तो वो चीज़ें चलती ही रहती हैं। ऑल सच डिस्प्यूट्स मस्ट बी सेटल्ड बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ रूल एंड लॉ। ठीक है, ये सारे डिस्प्यूट्स को सुधारता कौन है, इन सारे डिस्प्यूट्स को सेटल कौन करता है, तो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कुछ रूल्स एंड लॉस के अकॉर्डिंग, उनके प्रिंसिपल को फॉलो करके क्या करती है, इन डिस्प्यूट्स को सुधारने का काम करती है, रिजॉल्व करने का काम करती है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा, दिस आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ इम्प्लाइज दैट
ऑल इंडिविजुअल्स। और ये जो रूल्स ऑफ लॉ है ये हमारे हर इंडिविजुअल पे इक्वली अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो तो उस पर ये अप्लाई नहीं होगा या किसी और वे में अप्लाई होगा, नहीं। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हर इंडिविजुअल पे एक ही तरीके से अप्लाइड होंगे। रिच एंड पुअर, मैन और वुमेन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, कास्टेड आर सब्जेक्टेड टू द सेम लॉ। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे वो फॉरवर्ड हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, या कोई भी कास्ट का हो, सब पे क्या होगा, सेम लॉ अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग लॉज क्या होंगे, अप्लाई होंगे, ऐसा नहीं होगा। The principal role of the judiciary is to protect rule of law and ensure supremacy of law। ठीक है, अब जुडिशरी का काम क्या होता है, तो जुडिशरी का मेन काम ये होता है कि वो क्या कर सके, हमारे रूल्स ऑफ लॉ को बना के रख सके, प्रोटेक्ट करके रख सके, और जो हमारा लॉ है उसको सबसे सुप्रीम क्या कर सके, एक दर्जा दे सके। ठीक है, इट सेफगार्ड्स राइट टू द इंडिविजुअल। ये क्या क्या चीज़ें प्रोटेक्ट करता है, तो ये हमारे किस चीज़ को सेफगार्ड करता है, वेट अ मिनट, ये हमारे राइट्स को, इंडिविजुअल के राइट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सेटल डिस्प्यूट्स इन विद द लॉ। अगर आपको लॉज में क्या हो जाते हैं, कोई डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है या गवर्नमेंट बॉडी होती है, अगर उनमें डिस्प्यूट्स आ जाते हैं या कोई लॉज मेकिंग में डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, तो ये क्या करता है, उनको सेटल करने का भी काम करता है। ensures that democracy does not give way to individual or group dictatorship। ठीक है, लेकिन ये भी देखता है कि डेमोक्रेसी में क्या हो, किसी को भी ऐसा वे ना मिल जाए जहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप को एक ऐसा वे ना मिल जाए या वो डिक्टेटरशिप जैसा वर्क ना करने लगे। In order to be able to do all this, it is necessary that the judiciary is independent of any political pressure। अब ये सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए हमें ज़रूरी क्या है कि हम अपनी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कर दें, ताकि वो विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर, कि बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के अच्छे से काम कर सके। ठीक है, समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें बताया है कि इसका मतलब क्या है। तो आप लोग बताइए इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है। द अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट लाइक द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर must not restrain the functioning of the judiciary in such a way that it is unable to do justice। ठीक है, मतलब जो और ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट की, जैसे एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर, वो क्या कर सके, वो जुडिशरी के काम में दखल अंदाजी ना कर सके। ठीक है, उनके फंक्शंस को रोक ना सके, ताकि वो जस्टिस, मान लो कोई जस्टिस उसको करना है, लेकिन क्या करिए, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर उसमें बाधा ना बने। ठीक है, उनको वो जस्टिस करने से रोका ना जाए। तो द अदर ग्रुप ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर विद द डिसीजन ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, जो और ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, वो कभी भी जुडिशरी के डिसीजन में क्या करते हैं, इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, उनके पास ये अथॉरिटी नहीं होती है। जजेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन विदाउट फियर और फेवर। ठीक है, जजेस को क्या होता है, ये राइट मिला होता है कि वो अपने फंक्शंस को बिना किसी से डरे या बिना भेदभाव के क्या करे, कर सकें। द लेजिस्लेचर इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज। इवन की जो अपॉइंटमेंट हमने क्या देखा था, रिमूवल में ही होते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट में नहीं होते हैं। इवन की लेजिस्लेचर क्या है, अब जब जज का अपॉइंटमेंट होता है तो उस प्रोसेस में हमारी लेजिस्लेचर क्या होती है, इन्वॉल्व नहीं होती है। In order to be appointed as a judge, a person must have experience as a lawyer and or must be well versed in law। ठीक है, अगर आपको जज बनना है, ठीक है, किसी को भी जज बनने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो उसको लॉयर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो,
और उसको क्या हो, लॉ के बारे में पूरी अच्छे से मुंह जबानी हर लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हो, रटे हो, पता हो। द जजेस हैव अ फिक्स्ड टेन्योर, जजेस का क्या होता है, जो टाइम पीरियड होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। उनका जो टाइम पीरियड होता है वो फिक्स्ड टेन्योर के लिए आते हैं, एज अ फिक्स्ड टाइम उनका रहता है। दे होल्ड ऑफिस टिल रीचिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट, वो तब तक उस ऑफिस को क्या कर सकते हैं, उस ऑफिस में वर्क कर सकते हैं एज अ जज, जब तक वो रिटायर ना हो जाए। ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस जज मे बी रिमूव्ड, बहुत ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, बहुत कम केसेस होते हैं जिनमें क्या होता है, जजेस को रिमूव किया जाता है, बट अदरवाइज दे हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, लेकिन बाकी टाइम क्या किया जाता है, मतलब पूरे टाइम इनको इनके टेन्योर की, ठीक है, इनके वर्क पीरियड की क्या होती है, सेफ्टी दी जाती है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर आंसर्स दैट जजेस कुड फंक्शन विदाउट फियर एंड फेवर, तो इनको जो इनके टेन्योर की सिक्योरिटी मिली रहती है, तो इस वजह से क्या होते हैं, जो जजेस होते हैं वो बिना डरे या बिना भेदभाव किए क्या कर सकते हैं, अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। The judiciary is not financially dependent on either the executive or legislature, और क्या होता है, जो जुडिशरी क्या होता है, कभी भी फाइनेंशियली एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। उनकी सैलरी, उनकी सब कुछ अलग से आती है, उनको किसी भी चीज़ के लिए लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है। The Constitution provides that the salaries and allowance of the judges are not subjected to the approval of the legislature, ठीक है। उनके सैलरी या उनके अलाउंसेस के लिए कभी भी लेजिस्लेचर से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनके सैलरीज और उनके अलाउंस डायरेक्ट उनके अकाउंट में आ जाते हैं। The actions and decision of the judges are immune from personal criticism, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो एक्शंस होते हैं या जजेस के डिसीजंस होते हैं, उनको कोई क्या कर सकता है, क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता है पर्सनल लेवल पे, मतलब उनकी बुराइयां, कमियां नहीं निकाल सकता है, ये चीज़ें क्या है, मना है। The judiciary has the power to penalize those who are found guilty of contempt of court, और अगर कोई ऐसा करता है, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करता है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो जुडिशरी के पास ये पावर होता है क्या करे, कि वो उन लोगों को सज़ा दे सकता है, उनको गिल्टी मान सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत, ठीक है। उस सज़ा को क्या बोली जाती है, अगर कोई जजेस के जो वर्क हैं उनको क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करता है, तो उसको गिल्टी बोला जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत। द ऑथोरिटी ऑफ द कोर्ट इज सीन एज एन effective प्रोटेक्शन टू द जजेस फ्रॉम अनफेयर क्रिटिसिज्म, ठीक है। ये जो अथॉरिटी कोर्ट को दी गई है, ये एक उनके जो फ्रीडम है, उनको क्या किया जाता है, इस बात से प्रोटेक्शन दी जाती है कि आपको कोई भी रॉन्गली क्या करेगा, क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा, आपकी बुराई या आपको गालियाँ नहीं दी जाएंगी। पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ द जजेस एक्सेप्ट व्हेन द प्रोसीडिंग टू द रिमूव अ जज इज़ बीइंग कैरिड आउट, ठीक है। जज जो भी काम करता है, पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी नहीं होती है कि वो उस बात को डिस्कस कर सके, बस वो एक ही बात को अपने पार्लियामेंट में डिस्कस कर सकता है जब किसी जज को रिमूव करना हो, अदरवाइज़ वो जजेस के कोई भी काम को क्या कर सकता है, पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकता है, उसको ये अथॉरिटी नहीं होती है। अब हम देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। अब हम देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हैज़ नेवर बीन फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, इट इज़ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस, ठीक है। जो ये बता रहा है कि जो अपॉइंटमेंट होता है जजेस का, वो कभी भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से फ्री नहीं होता है, ठीक है। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस का ही क्या होता है, पार्ट होता है, ठीक है। मतलब जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का मतलब कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, तो वो पॉलिटिकल प्रोसेस से अलग नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं उसी का पार्ट होता है।
It makes a difference who serves in the Supreme Court and High Court. A difference is how the Constitution is interpreted. बस क्या होता है, डिफरेंस होता है कि कौन सुप्रीम कोर्ट को सर्व करेगा और कौन हाई कोर्ट को करेगा, और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन उनके वर्क में इंटरप्रिटेट कर सकती है. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मैटर में अलग होता है, हाई कोर्ट के मैटर में अलग होता है. The political philosophy of the judges, their view about active and assertive judiciary or controlled and committed judiciary have an impact on the fate of the legislation enacted. ठीक है, इसमें ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी बता रहा है जजेस की कि उनके व्यूज़ क्या होते हैं जुडिशरी को लेके, कि वो लोग जो कंट्रोल कर रहा है या कमिटेड जुडिशरी होती है, वो एक जो लेजिस्लेशन बना है उसके पे क्या करती है, फेट की तरह वर्क करती है. काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट. ठीक है, जब किसी भी जजेस का अपॉइंटमेंट होता है तो ये सारे लोग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब क्या होते हैं, उसका पार्ट होते हैं और उस प्रोसेस को, उस अपॉइंटमेंट को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं. As far as the appointment of Chief Justice of India is concerned, over the years and convention had developed, society whereby the senior most judge of the Supreme Court was appointed as the Chief Justice of India. ठीक है, और इसी तरह क्या है, चीफ जस्टिस की बात की जा रही है, चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है. तो बहुत सालों से क्या किया गया, इसके कन्वेंशन को डेवलप किया गया है और वहाँ पे क्या किया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होते हैं उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या किया जाता है, बनाया जाता है. द कन्वेंशन वॉज हाउ एवर ब्रोकन ट्वाइस. लेकिन ये जो कन्वेंशन बना है इसको खुद सरकार ने 2 बार तोड़ा है. In 1973, A.N. Rai was appointed as Chief Justice of India, सुपरसीडिंग 3 सीनियर जजेस. ठीक है, 1973 में क्या हुआ था, A.N. रॉय को क्या कर दिया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था, जबकि 3 सीनियर जजेस क्या थे और थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको छोड़ के A.N. रॉय को बना दिया गया था. अगेन Justice M.H. Beg was appointed, superseding Justice H.R. खन्ना 1975. फिर ये काम हुआ 1975 में, जस्टिस M.H. बेग को क्या कर दिया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया, जबकि सीनियर मोस्ट जज कौन थे, चीफ जस्टिस H.R. खन्ना थे. ठीक है, The other judge of the Supreme Court and High Court are appointed by the President after consulting the Chief Justice of India. ठीक है, और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको हमारी प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है, किससे कंसल्टेशन के बाद, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के बाद. This is effect mean that the final decision in matter of appointment rested with the council of ministers. ठीक है, इसका मतलब है कि जो फाइनल डिसीजन होता है वो किसके हाथ में होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होता है. What then was the status of the consultation with the chief justice? अब यहाँ पे बता रहा है जब कंसल्टेशन होता है चीफ जस्टिस के बाद तो उसके बाद क्या होता है. This matter came up before the Supreme Court again and again between 1982 and 1988. Initially, the court felt that role of the Chief Justice was purely consultative. ठीक है, ये सिस्टम कब आया था, जब 1982 और 1988 के बाद आया था, जब कोर्ट को खुद ये फील हुआ कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका कंसल्टेशन इसमें ज़्यादा ज़रूरी है. Then it took the view that the opinion of the Chief Justice must be followed by the President. ठीक है, तभी ये बोला गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे, ओपिनियन देंगे, वही हमारे प्रेसिडेंट फॉलो करेंगे. फाइनली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ केम अप विथ अ नोवेल प्रोसीजर. ठीक है, तभी ये सुप्रीम कोर्ट में एक प्रोसीजर को क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया.
It has suggested that the Chief Justice should recommend names of the person to be appointed in consultation with 4 senior most judges of the court. ठीक है, ये भी बताया गया, सजेस्ट किया गया कि जो चीफ जस्टिस है वो अपना 4 ऐसे नाम को रिकमेंड कर सकता है जो कि 4 क्या हो, सीनियर जज हो कोर्ट के, उनके नाम क्या कर सकता है, वो रिकमेंड कर सकता है, वो करते हैं। ठीक है, Thus, the Supreme Court has established the principle of collegiality in making recommendation for appointment. ठीक है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉलेजियलिटी प्रिंसिपल क्या किया, अप्रूव किया, बैठाया, ताकि जो ये अपॉइंटमेंट के रिकमेंडेशंस हो सकें। At the moment, therefore, in matters of appointment, the decision of the group of senior judge of the Supreme Court carries greater weight. ठीक है, तो इस टाइम क्या हुआ, जो ये अपॉइंटमेंट का मैटर हुआ डिसीजन लेने का, तो द ग्रुप ऑफ सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैरीज ग्रेटर वेट। जो सीनियर जजेस हैं उनका जो ग्रुप है उनके पास क्या है, ज़्यादा वेटेज होती है। Thus, in matter of appointment to the judiciary, the Supreme Court and the Council of Ministers plays an important role. ठीक है, इसीलिए जो जजेस का जो जुडिशरी का अपॉइंटमेंट होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो करते हैं। अब है नेक्स्ट रिमूवल ऑफ जजेस। जजेस का रिमूवल कैसे होता है, तो द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना इतनी आसान बात नहीं होती है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को तभी रिमूव कर सकते हो या तो उन्होंने कुछ मिसबिहेवियर गलत किया हो या तो अब उनके में काम करने की क्षमता ना हो, वो आगे अपने काम को कंटिन्यू ना कर पाए, तभी आप क्या कर सकते हो, उनको रिमूव कर सकते हो। अ मोशन कंटेनिंग द चार्जेस अगेंस्ट द जज must be approved by special majority in both houses of the parliament। ठीक है, जब ये मोशन किया जाता है उनके रिमूवल के लिए अप्लाई किया जाता है तो उसमें हम लोग को ये ज़रूरी होता है, मस्ट होता है कि जो दोनों हाउसेज है, जो दोनों सांसद हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उन दोनों हाउसेज में से क्या होना चाहिए, ये जो मोशन है उसको स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव करना चाहिए, देन ही किसी जज का रिमूवल हो पाएगा। इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट while in making appointments the executive plays an crucial role, the legislature has the power of removal। ठीक है, आप इसमें एक बात और नोटिस कर सकते हो कि अपॉइंटमेंट के टाइम एग्जीक्यूटिव इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन रिमूवल के टाइम कौन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी लेजिस्लेचर। ठीक है, तो सबको एक जैसी पावर्स नहीं दी गई हैं, सबको अलग अलग पावर्स दी गई हैं। This has ensured both balance of power and independence of the judiciary। तो ये हमें इस बात का विश्वास दिलाता है कि जो पावर्स हैं वो बैलेंस्ड हैं और जुडिशरी क्या है, वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी है। अब यहाँ पे बता रहा है स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, जो जुडिशरी है उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कौन सा सिस्टम प्रोवाइड किया है, उसने सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को क्या किया, अप्रूव किया है, प्रोवाइड किया है। This means that unlike some other federal countries of the world, India does not have separate state court। ठीक है, जैसे कि हम और सब स्टेट्स में देखते हैं और सब कंट्रीज़ में देखते हैं कि हर स्टेट्स के क्या होते हैं, अलग कोर्ट होते हैं, तो हमारे इंडिया में वो प्रोसीजर नहीं अपनाया गया है। ठीक है, हमारे इंडिया में हर स्टेट्स के सेपरेट कोर्ट्स नहीं हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया इज़ pyramidal with the Supreme Court at the top,
हाई कोर्ट बिलो दैम एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट एट द लोएस्ट लेवल। ठीक है, हमारे जुडिशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है कि सब एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, पिरामिड इस तरीके से कि सबसे टॉप पे हमारी क्या रहती है, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और फिर क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं सबसे लोएस्ट लेवल पे। द लोअर कोर्ट्स फंक्शंस अंडर द डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंस ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट। ठीक है, जो लोअर कोर्ट होता है वो किसके सुप्रिटेंडेंट पे काम करता है, किसके सबऑर्डिनेंस पे काम करता है, वो हमारे हाईएस्ट कोर्ट के ऑर्डर्स पे या सुपरविज़न में काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया कि सबसे ऊपर कौन है, इसको मैं छोटा कर देती हूँ ऐसे, तो आप लोगों को एक बार देख लो चार्ट, मैं बताऊँगी अलग ही अलग। ये देखो ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है। अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सबसे पहले कौन है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वर्क क्या होता है, फर्स्ट होता है इट्स डिसीज़न आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट। अगर ये कोई भी डिसीज़न देता है तो वो हर कोर्ट को क्या होता है, मानना पड़ता है, वो सारे कोर्ट्स पे वो डिसीज़न बाइंडिंग की तरफ वर्क करता है। कैन ट्रांसफ़र जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ये जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको कहीं भी ट्रांसफ़र करने की अथॉरिटी इसके पास होती है। कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ, अगर किसी भी कोर्ट में कोई केस चल रहा हो, अगर ये चाहता है कि मैं उस केस को सॉल्व करूं, तो ये क्या कर सकता है, उस केस को अपने पास मूव करा सकता है। कैन ट्रांसफ़र केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, किसी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तक भी ये क्या कर सकता है, जो केसेस हैं उनको ट्रांसफ़र कर सकता है। कि अगर इससे ऐसा लगता है कि इस हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है, उसे जस्टिस नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में क्या कर सकता है, केस ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट देखते हैं, हाई कोर्ट क्या बोलता है, कैन नियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स। ठीक है, ये जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उनके अपील्स को क्या करता है, सुनता है। कैन इशू रिट्स फॉर रीस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है तो उसको रीस्टोर करने के लिए रिट्स को भी क्या करता है, इशू करता है, जैसे मैंडमस, प्रोहिबिशन, सरसरी। ठीक है, कैन डील विथ केसेस विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये केसेस तो सॉल्व करता है, लेकिन किसके जुरिडिक्शन में, स्टेट के जुरिडिक्शन में ये केसेस को डील करता है। एक्सरसाइज सुप्रिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट्स बिलो इट। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो उसके बिलो में कोर्ट होती हैं उनको क्या करता है, सुपरवाइज करने का वर्क करता है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, ये दोनों तो हम लोग साथ ही में पढ़ेंगे, छोटा ही सा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वर्क क्या होता है, डील्स विथ केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट, कंसिडर्स अपील्स ऑन द डिसीजन गिवन बाय लोअर कोर्ट। ठीक है, कोई भी अगर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कोई केस आया है तो ये उनको डील करता है, या जो भी इसके लोअर कोर्ट्स में केसेस आते हैं उनकी क्या करता है, ये डिसीज़न उनको देता है। डिसाइड्स केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस, जो सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उन केसेस को क्या करता है, ये डील करने का काम करता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं, कंसीडर केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर, ये क्या करते हैं, दोनों टाइप के केसेस को सॉल्व करते हैं, चाहे वो सिविल नेचर का हो चाहे वो क्रिमिनल नेचर का हो। ठीक है, फिर हम देखते हैं जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जुरिडिक्शंस को हम क्या करते हैं, पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओरिजिनल सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन स्टेट्स एंड अमंग स्टेट्स। ठीक है, वेट अ मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट। देखो ये क्या करता है, अगर यूनियन और स्टेट, ठीक है, अगर यूनियन और स्टेट के बीच में कोई झगड़े हो जाते हैं, कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो ये उनको सॉल्व करता है, या स्टेट और स्टेट के बीच में भी कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ये उनको भी क्या करता है, सेटल डाउन करने की कोशिश करता है। अपीलेट ट्राइज अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट इन सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। ठीक है, जो अपीलेट्स होते हैं, जो अपील करते हैं, वो लोअर कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, चाहे वो सिविल केस हो, क्रिमिनल केस हो या कॉन्स्टिट्यूशनल केस हो, किसी भी तरीके का केस वो लोअर कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं।
एडवाइजरी एडवाइजेज द प्रेजिडेंट ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस एंड लॉ। ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रेजिडेंट को भी एडवाइस दे सकते हैं अगर पब्लिक से कोई रिलेटेड बात है या कोई लॉ से रिलेटेड बात है, तो ये अगर कोई इम्पॉर्टेंट बात है तो ये क्या कर सकते हैं, हमारे प्रेसिडेंट को भी एडवाइस दे सकते हैं। रिट्स कैन इशू रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी एंड क्यू वारंटो टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, अगर किसी के फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है किसी इंडिविजुअल का, तो ये क्या कर सकते हैं, रिट्स को क्या कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी, क्यू वारंटो जैसे। ठीक है, तो ये सब रिट्स होते हैं, इसको भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होगे तो उसमें भी आप क्या करोगे, डिटेल में पढ़ोगे। स्पेशल पावर्स की बात करते हैं तो स्पेशल पावर्स कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट इन द टर्शियरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक स्पेशल पावर देता है कि आप किसी भी अपील ये पे क्या कर सकते हो, जजमेंट दे सकते हो, चाहे वो किसी भी कोर्ट में क्या हुआ हो, पास हुआ हो, एक पूरे इंडिया के टेरिटरी में। ठीक है, Article 137, the Supreme Court shall have power to review any judgment pronounced or order made by it। ठीक है, आर्टिकल 137 है, वो सुप्रीम कोर्ट को क्या करता है, ये पावर देता है कि वो कोई भी जजमेंट को क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, जो उन्हीं के द्वारा क्या की गई हो, जो कोई भी कोर्ट या उन्हीं के द्वारा प्रोनाउंस की गई हो। आर्टिकल 144 क्या बोलता है, all authorities civil and judicial in the territory of India shall act in aid of the Supreme Court। जितनी भी ऑथोरिटीज़ हैं, चाहे वो सिविल हो चाहे जुडिशियल हो, पूरे इंडिया के टेरिटरी में वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करती हैं, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। These articles help us to understand the unified nature of our judiciary and the powers of the Supreme Court। ठीक है, ये जो आर्टिकल हैं ये हमें एक जुडिशरी का यूनिफाइड नेचर बताते हैं। ठीक है, एकता वाली चीज़ दिखाते हैं, एकता का नेचर दिखाते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट्स की पावर को भी हमें दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है और वो कैसे सबको एक साथ काम करने पे, मतलब एक साथ काम होता है। हमें वो चीज़ें अलग अलग दिखती हैं, लेकिन हर कुछ एड एंड एडवाइस पे, सुप्रीम कोर्ट के एड एंड एडवाइस पे ही होता है। Decision made by the Supreme Court are binding on all other courts within the territory of India। अगर सुप्रीम कोर्ट क्या कर देती है, कोई ऑर्डर दे देती है, ठीक है, वेट अ मिनट फ्रेंड्स, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर देती है या डिसीज़न लेती है, तो वो जितनी भी एक इंडिया की टेरिटरी में जितने भी कोर्ट्स हैं, वो क्या होती है, उन सब कोर्ट्स पे बाइंडिंग होती है। ऑर्डर पास्ड बाय इट आर कॉन्फरेंसरेबल थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। ठीक है, उसके जो ऑर्डर्स होते हैं वो पूरे कंट्री में उसकी लेंथ और ब्रेथ के अकॉर्डिंग क्या कर दिए जाते हैं, बता दिए जाते हैं। द सुप्रीम कोर्ट itself is not bound by its decision and can at any time review it। ठीक है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो अपने डिसीजन के लिए कभी भी बाउंड नहीं होता है कि अगर उसने ये डिसीजन दे दिया तो वह यही रहेगा। वो किसी भी टाइम क्या कर सकता है, उसको रिव्यू कर सकता है और उसको चेंज कर सकता है। Besides it, there is a case of contempt of the Supreme Court, then the Supreme Court itself decides such a case। ठीक है, अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ गलत बोला या क्रिटिसाइज़ किया है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो उस मैटर पे क्या होता है, हमारी सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड करती है कि उसे क्या करना है उस केस के बारे में। ठीक है, उस केस का फैसला वो खुद सुनाती है। अब यहाँ पे दिया है जुडिशियल एक्टिविज्म, ये क्या होता है, तो यहाँ पे आपने PIL का नाम सुना होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और सोशल एक्शन लिटिगेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है देखते हैं। In 1979, the court sets the trend when it decided to hear a case where the case was filed not by the aggrieved
पर्सन बट बाय द अदर्स ऑन देयर बिहाफ। ठीक है, 1979 में क्या किया, कोर्ट ने एक ट्रेंड चालू किया, ठीक है, एक चलन जो होता है वो चालू किया, जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो क्या करेगी, वो केस को भी सुनेगी जो अक्यूज्ड है, मतलब जो जिसके साथ हुआ है वो काम, वो खुद क्या कर रहा है, उसके खिलाफ केस फाइल नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके बिहाफ पे कोई और केस फाइल करने जा रहा है, लेकिन तब भी क्या होगी, हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो केस को सुनेगी। ठीक है, in this case involved a consideration of an issue of public interest. It and such other cases came to be known as public interest litigation. इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व था, इसने ऐसा क्यों किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की क्या हो सके, मदद हो सके। बहुत लोग होते हैं कि वो खुद क्या करते हैं, केस फाइल कराने में एबल नहीं होते हैं, तो वो क्या हो सके, ज़्यादा लोगों के पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए वर्क हो सके। दैट्स वाई इसका नाम क्या रखा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। थ्रू द PIL the court has expanded the ideas of rights, clean air, unpolluted water, decent living etc. are rights for the entire society। ठीक है, इसमें PIL में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, इसमें फिर जैसे कि इसमें ये सब चीज़ें भी इंक्लूड कर दिया गया कि कोई क्लीन एयर का भी चीज़ें बोल सकता है, उसके लिए भी, जैसे अनपॉल्यूटेड वाटर है तो उसके लिए भी बोल सकता है, डिसेंट लिविंग के लिए भी बोल सकता है। ये सब क्योंकि जो राइट्स है वो पूरी सोसाइटी के लिए सब राइट है, लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, आके बोल सकते हैं। Therefore, it was felt by the court that individual as parts of the society must have the right to seek justice wherever such rights were violated। ठीक है, कोर्ट का मानना ये था कि हर एक इंडिविजुअल को जो सोसाइटी का पार्ट है उसको क्या है, न्याय पाने का हक है। ठीक है, अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो। सेकेंडली, through PIL and judicial activism of the post 1980 period, the judiciary has also shown readiness to take into consideration right to those section who cannot easily approach the court। ठीक है, इसमें क्या हो गया, PIL के थ्रू क्या हो गया, ये भी हो गया 1980 के बाद कि जो लोग कोर्ट नहीं पहुंच पा रहे थे, ठीक है, जो सेक्शंस कोर्ट ईजिली नहीं पहुंच पा रहे थे, उनको भी क्या हो गया, अब राइट्स मिलने लगे हैं, जस्टिस मिलने लगा है। For these purpose, the judiciary allowed public spirited citizen, social organization and lawyer to file petitions on behalf of the needy and the deprived। तो इसी पर्पस के लिए जो हमारी जुडिशरी है उसने क्या किया, जो पब्लिक के लिए वर्क करते हैं ऐसे सिटीजन्स को, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को या लॉयर्स को क्या कर दिया, ये परमिशन दे दी कि आप लोग क्या कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए पिटीशंस फाइल करा सकते हैं। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ लेड मैनीफोल्ड इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम। ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म था इसने पॉलिटिकल सिस्टम में एक काफ़ी मैनीफोल्ड इम्पैक्ट क्या है, डाला। It has democratized the judicial system by giving not just to individual but also groups access to the courts। ठीक है, इसने जुडिशियल सिस्टम में एक डेमोक्रेटाइज लाया। ठीक है, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल को राइट नहीं दे रहा था, ठीक है, उसको जस्टिस नहीं दे रहा था, बल्कि जो ग्रुप्स थे उनको भी कोर्ट में आने की परमिशन दी, एक्सेस करने की परमिशन दी। इट हैज़ फोर्स्ड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, और इसकी वजह से हमारी जो एग्जीक्यूटिव थी उसकी अकाउंटेबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। इट हैज़ ऑल्सो मेड एन अटेम्प्ट टू मेक द इलेक्टोरल सिस्टम मच मोर फ्री एंड फेयर। ठीक है, इसने बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट, मतलब ये वो भी कर सकता है, ये कोई भी अटैम्प्ट, मतलब कोई भी ऐसा काम कर सकता है जिससे इलेक्टोरल सिस्टम को फ्री एंड फेयर बनाया जाए। द कोर्ट आस्क्ड कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू फाइल एफिडेविट्स इंडिकेटिंग देयर एसेट्स एंड इनकम अलॉन्ग विथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो कोर्ट है, जो लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उनसे क्या कर सकता है, उनके एफिडेविट मांगता है, उनके
उनके एसेट्स के बारे में पूछता है, उनके इनकम पूछता है और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ सकता है, सो दैट पीपल कुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव बेस्ड ऑन एक्यूरेट नॉलेज। वो इसलिए ये सब क्यों करता है, ताकि जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को जब चुने तो उनको क्या हो, अपने रिप्रेजेंटेटिव या इलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में सही नॉलेज हो, कुछ गलत नॉलेज ना हो किसी को भी। ठीक है, अब हम लोग इसके कुछ निगेटिव साइड्स देखेंगे। निगेटिव साइड्स क्या है? देयर इज हाउ एवर निगेटिव साइड्स टू द लार्ज नंबर ऑफ PIL एंड द आइडियाज ऑफ प्रोएक्टिव जुडिशरी। तो इसका मतलब है कि जब बहुत सारे, अगर एक टाइम में बहुत सारे PILs आ जाएंगे तो जुडिशरी जो है वो एक एक्टिव मैनर में वर्क नहीं कर पाएगी। इन द फर्स्ट प्लेस इट हैज़ ओवर 100 द कोर्ट्स। ठीक है, उसमें क्या बहुत सारे कोर्ट्स हैं और उसमें भी बहुत सारी केसेस पेंडिंग रहती हैं। सेकेंडली, जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ ब्लड द लाइन ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑन द वन हैंड एंड द अदर जुडिशरी ऑन द अदर। ठीक है, ये क्या होता है, दूसरी तरफ जो जुडिशियल एक्टिविज्म का जो चलन है, जो ट्रेंड है, वो क्या करता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को ख़त्म करता है और जुडिशरी को भी क्या करता है, उनके वर्क में इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, जो उनका काम है, इन्वायरमेंट और क्लीन वाटर, ये सब जुडिशरी का वर्क नहीं, ये सब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का वर्क है। लेकिन ये उनसे हटा के कहीं ना कहीं जुडिशरी पे ये सब चीज़ें आ जाएंगी। The court has been involved in resolving question which belong to the executive। ठीक है, फिर कोर्ट्स को उन मुद्दों पे भी बात करना होगा जो एग्जीक्यूटिव के अंडर में आता है। फॉर इंस्टेंस, reducing air and sound pollution or investigation cases of corruption or bringing about electoral reforms is not exactly the duty of judiciary। जैसे कि एयर या साउंड पोल्यूशन या करप्शन केस को इन्वेस्टिगेट करना, इलेक्टोरल सिस्टम को चेंज करना या बदलना, ये सब हमारी जुडिशरी का काम नहीं है, ये सब हमारे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का काम है। These are the matters to be handled by the administration under the supervision of the legislature। ये सब हमारे उस एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है जो लेजिस्लेचर के सुपरविज़न में वर्क करते हैं। बट देयरफॉर सम पीपल फील दैट judicial activism has made the balance among the three organs of the government very delicate। ठीक है, लेकिन वहीं कुछ पीपल ऐसा भी सोचते हैं कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो तीनों ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के जो बैलेंस को है वो क्या किया है, काफ़ी डेलिकेटली बैलेंस किया है। Democratic government is based on each organ of the government respecting the powers and jurisdictions of the others। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, पूरी की पूरी इस पे बेस ही है कि जितने भी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है उनकी पावर्स को वो रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे के जुरिडिक्शंस को क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म में भी क्रिएटिंग स्ट्रेंस ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो क्या करता है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उन पर स्ट्रेंस की तरफ वर्क करता है। जुडिशियरी और राइट्स की बात अब की गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन टू वेज इन विच द सुप्रीम कोर्ट कैन रेमिडी द वॉयलेशन ऑफ राइट्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे दो तरीके बताए हैं जिससे क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, जब राइट्स का वॉयलेशन हो तो उस पर रेमिडी दे सकता है। फर्स्ट, it can restore fundamental right by issuing writs of habeas corpus, mandamus etc. under Article 32। पहला तो वो क्या कर सकता है, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है और उसे रीस्टोर करना है तो वो क्या कर सकता है, वो अलग अलग टाइप के रिट्स को क्या कर सकता है, इशू कर सकता है, जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडमस और जो भी चीज़ें अंडर आर्टिकल 32 के अंडर आती हैं। द हाई कोर्ट also have the power to issue such writs, आर्टिकल 226। ठीक है, हाई कोर्ट्स के पास भी अथॉरिटी होती है कि वो क्या कर सकता है, रिट्स को इशू कर सकता है। किसके अंडर होती है, अंडर आर्टिकल 226 के अंडर होती है।
Secondly, the Supreme Court can declare the concerned law an unconstitutional and therefore non-operation. दूसरा क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो भी लॉज हैं बने हैं रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अनवैलिड बोल सकती है, ठीक है, उनके ऑपरेशन को रोक सकती है. इसको किस चीज़ में उसको राइट मिला है? अंडर आर्टिकल 13 के अंडर उसको ये राइट मिला है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा, टुगेदर दीज टू प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश द सुप्रीम कोर्ट एज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन ऑन द वन हैंड एंड इंटरप्रिटेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर. ठीक है, ये जो दो प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं, तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन देने के बाद जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसको बोला जाता है कि ये एक तरफ तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर भी है और वहीं पे दूसरी तरफ ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंटरप्ट कर सकता है. ठीक है, इंटरप्रिटेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोला गया. द सेकेंड ऑफ द टू वेज मैंशनड अबव द इन्वॉल्व जुडिशियल रिव्यू. और ये जो दोनों हैं, ठीक है, जो दोनों वेज में जो सेकेंड है उसमें जुडिशियल रिव्यू का भी इसको क्या मिला है? एक अथॉरिटी मिली है. Judicial review means the power of the Supreme Court और हाई कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ एनी लॉ. ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि अगर कोई लॉज रूल्स बने हैं तो उसके पास ये अथॉरिटी होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास कि उस लॉ को वो क्या कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन से मैच कर सके और वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है इस बात को पता कर सके. If the court arrives at the conclusion that the law is inconsistent with the provision of the constitution, such as law is declared unconstitutional and incapable. ठीक है, अगर कोर्ट को ऐसा पता चलता है कि जो लॉ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनअप्लीकेबल क्या कर सकता है, बोल सकता है, डिक्लेयर कर सकता है. द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज़ नाउ वेयर एंड मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये जो जुडिशियल रिव्यू ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है ये वर्ड. However, the fact that India has a written constitution and the Supreme Court can strike down a law that goes against fundamental right implicitly gives the Supreme Court the power of judicial review. ठीक है, India has a written constitution and the Supreme Court can strike down a laws. ठीक है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें सुप्रीम कोर्ट को क्या किया गया है, पावर दिया गया है कि आप क्या कर सकते हो, अगर फंडामेंटल लॉ कोई बन रहा है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई भी लॉ बन रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसमें ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हो, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो. ठीक है, आप उस लॉ को जुडिशियल रिव्यू करोगे ही करोगे. फिर नेक्स्ट है हमारा जुडिशरी एंड पार्लियामेंट. वेट अ मिनट फ्रेंड्स. अब है हमारा जुडिशरी एंड पार्लियामेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन द डेलिकेट प्रिंसिपल्स ऑफ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस. जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस पे बेस है, वो जो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है, पावर्स को अलग अलग सेपरेट करना और चेक्स एंड बैलेंसेस करने पे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेस्ड है. These means that each organ of the government has a clear area of functioning. ठीक है, इसका साफ साफ मतलब है कि गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके अपने फंक्शन करने का एक अलग एरिया है और वो क्या है, बिल्कुल क्लियर है. Despite such clear-cut division of power, the conflict between the parliament and judiciary and executive and the judiciary has remained a recurrent theme in India politics. ठीक है, इस क्लियर कट डिवीज़न ऑफ पावर के बाद भी हम पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में लगातार क्या कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट देख रहे हैं अपने इंडियन पॉलिटिक्स में.
During the period 1967 and 1973, this controversies become very serious. हमने क्या देखा था 1967 और 1973 के टाइम पीरियड में हमने देखा था कि ये कंट्रोवर्सी क्या हो गई थी, बहुत सीरियस हो गई थी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम किस किस चीज़ों के लिए हो गई थी, लैंड फॉर्म लॉज जब बने थे, ठीक है, लॉज इन्फोर्सिंग प्रिवेंटिव डिस्टेंशन का जो लॉ बना था उसके अगेंस्ट काफ़ी सीरियस हो गया था। लॉज गवर्निंग रिजर्वेशन इन जॉब्स, जो जॉब्स में रिजर्वेशन दी जा रही थी उसमें हो गया था। और रेगुलेशन एक्वायरिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पसेस, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा रहा था या एक्वायर किया जा रहा था, उसमें भी हमने क्या देखा था, काफ़ी सीरियस कन्फ्लिक्ट देखा था। Laws deciding the compensation for such acquisition of private property were some instance of the conflict between the legislature and the judiciary, ठीक है। तो क्या किया गया, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर किया गया और जब जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में इसको लेके काफ़ी कन्फ्लिक्ट होने लगा, तो हमारी लॉ ने ये डिसाइड किया कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी हम एक्वायर करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ कंपनसेशन देंगे, जो उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी का दाम होगा वो दाम दे के हम लेंगे, ठीक है। In 1973, the Supreme Court gave a decision that has become very important in regulating the relations between the Parliament and Judiciary. 1973 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीज़न दिया जो कि क्या हो गया, जुडिशरी और पार्लियामेंट के रिलेशंस के लिए, उनके रेगुलेशंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित हुआ, ठीक है। क्या था, सिंस दिस केस इज़ फेमस एज अ केशव नंदा भारती केस, और ये केस जो था वो केशव नंदा भारती केस के नाम से भी फेमस था। आप लोग विकिपीडिया पे इसकी पूरी नॉलेज ले सकते हो। In this case, the court ruled that there is the basic structure of the constitution and nobody, not even the parliament through amendment, can violate the basic structure, ठीक है। उसमें क्या बोला गया केशव नंदा भारती केस में कि उन्होंने एक रूल बनाया कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा और उस स्ट्रक्चर को क्या कर सकता है, पार्लियामेंट भी किसी अमेंडमेंट के थ्रू क्या कर सकता है, वॉयलेट नहीं कर सकता है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। द कोर्ट डिड टू मोर थिंग, ठीक है। इसमें बोला गया था कि आप अमेंडमेंट करके उस चीज़ों को क्या कर सकते हो, उस बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो। द कोर्ट डिड टू मोर थिंग, जो कोर्ट थी उसने दो और चीज़ें की। क्या किया, फर्स्ट इट इज सेड दैट राइट टू प्रॉपर्टी द डिस्प्यूटेड इशू वॉज नॉट पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर देयरफॉर कुड बी सुटेबली अब्रिस्ट, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होगी, ठीक है। सेकेंडली द कोर्ट रिजर्व टू इटसेल्फ द राइट टू डिसाइड वेदर वेरियस मैटर्स आर द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, कोर्ट ने क्या किया, इस चीज़ को रिजर्व किया कि उनके पास ये राइट्स होगा कि क्या चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होंगी, कौन कौन से मैटर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर्स में होंगे। दिस रूलिंग हैज़ चेंज द नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ठीक है। तो ये जो रूल बना इसने क्या कर दिया, जो कन्फ्लिक्ट होते थे लेजिस्लेचर और जुडिशरी में, तो उनके क्या हो गए, उस नेचर को चेंज कर दिया, ठीक है, और सुटेबिलिटी ला दी। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे बताया मैंने आपको, एक बार आप लोग फिर देख लो कि अमेंडमेंट के थ्रू क्या हो सकता है, वो चेंज हो सकता है बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन ऐसे क्या कर सकती है, पार्लियामेंट उस स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकती, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर हमारा समझ में आया होगा। ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।
और अगर आपको क्लास 6 to 12 किसी भी सब्जेक्ट के NCERT के नोट्स चाहिए होंगे तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं परचेज़ करने के लिए, या आप UPSC से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन नोट्स को परचेज़ करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।